दो डोगरा सिपाही इधर ही आ रहे हैं। मैंने उन्हें नीचे नाला पार करते देखा है और उनका रुख इसी कोठरी की तरफ ही है। हम एकदम होशियार हो गए, लालटेन को फूंक मारकर बुझा दिया। मेरे दोनों साथियों ने लपक कर बंद दरवाजे के दर्द में से बाहर देखा। वापस आकर कमांडो नंबर 9 ने कहा, क्या तुम हमें किसी महफूज जगह पर छुपा सकते हो? गाइड गफारा बोला, बाग के कोने में। मैंने इस मकसद के लिए एक खुफिया जगह बना रखी है, फौरन मेरे साथ इधर आओ। हम कोठरी में से निकलकर कदरे झुके झुके सेब के बाग में से गुजर कर कोने में पहुंचे, जहां खुश्क जगह झाड़ झनकाड़ और जलाने वाली लकड़ियों का ढेर पड़ा था। इस ढेर के पीछे एक टूटी हुई दीवार थी। दीवार में एक जगह गफारे ने खुश्क पत्तों के ढेर को पीछे हटाया। नीचे एक तख्ता था जो एक गटर के ढकने की तरह जमीन पर लगा था। उसने तख्ते को उठाया। नीचे रस्सी की एक सीढ़ी लटक रही थी। यहाँ बारी बारी उतर जाओ, लगता है तुम्हारे बारे में किसी ने मुखबरी कर दी है। जब तक मैं ना आऊं तुम इसी जगह छुपे रहना, जल्दी करो। हम तीनों नीचे तह खाने में छुप गए। तह खाना क्या था? बस छोटा सा तरीक गड़ा था जिसमें हम टांगे समेट कर ही बैठ सकते थे। गफारे ने तख्ता ऊपर कर दिया। गड़े में घुप अंधेरा हो गया। एक तरफ से तख्ते में सुराख था जिसमें से हल्की हल्की रोशनी और ताज़ा हवा आ रही थी। गफारा ऊपर से पत्ते बखेर रहा था, मगर सुराख पर उसने पत्ते न डाले। हमें इसके दूर जाते कदमों की आवाज सुनाई दी। हम अंधेरे गड़े में दम साधे बैठे रहे। अंधेरे में हमें एक दूसरे की आंखें ही चमकती नजर आ रही थी। बस बाहर बाग में बिल्कुल खामोशी थी। कभी कभार परिंदे की बोलने की आवाज आ जाती थी। हम सरगोशियों में बातें करने लगे। कमांडो नंबर 9 इसी खदशे का इजहार किया कि हो सकता है ये मुखबरी इसी हिंदू CID वाले ने की हो जो जम्मू में मेरे पीछे लगा था। इस बात का इम्कान हो सकता था। हमारे कान फौजी बूटों की आवाज पर लगे थे, मगर अभी तक किस किस्म की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। गफारे की कोठरी हमसे ज्यादा दूर नहीं थी। गड़े में गर्मी की वजह से हमें पसीना आने लगा। यूं ही बैठे बैठे 10 मिनट गुजर गए। बाहर भैंस के दौड़ने और गफारे की बेटी नाजो की आवाज सुनाई दी। वो कश्मीरी जबान में भैंस को रुकने के लिए कह रही थी। इसके बाद फिर सन्नाटा छा गया। आधे घंटे बाद हमें ऊपर जमीन पर किसी के कदमों की चाप अपनी तरफ आती सुनाई दी। हम चौकस हो गए। कमांडो नंबर 9 ने अपना चाकू कुर्ते के अंदर से निकालकर हाथ में पकड़ लिया। ऊपर से कोई पत्ते हिटा रहा था। फिर किसी ने लकड़ी का ढक्कन उठा दिया। गड़े में रोशनी और ताज़ा हवा के साथ ही गफारे की आवाज आई, सब ठीक है, इधर कोई इंडियन फौजी नहीं आया, बाहर निकल आओ। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। इस मेन होल में अकड़ों बैठे बैठे एक बार तो वाकई नानी याद आ गई थी। गढ़ से निकलकर हम दरख्तों के नीचे से होते हुए वापस कोठरी में आ गए। गफारे की बेटी नाजो कोठरी के बराबर छोटे से आंगन में भैंस के आगे चावल डाल रही थी। वो हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। दोपहर को गफारे ने हमें पालक और चावल खिलाए। शाम तक हमने आराम किया। गफारा चला गया। कमांडो नंबर 9 रेकी की स्कीम तैयार करता रहा। रात हो गई थी। जब गफारा आया वो अपनी बेटी को नीचे गांव में अपनी बहन के यहाँ छोड़ आया था। उसने आकर बताया कि एक नया मिलिट्री का हवाई शाम को पहुंचा है। उसने हमारे साथी कमांडर नंबर 9 को मशवरा दिया कि वो आज रात रेकी पर ना जाए, मगर हमारा साथी ना माना और कहने लगा, मिलिट्री का नवाए तो आते ही रहते हैं, हमें अपने ऑपरेशन को लेट नहीं करना चाहिए। मैं आज रात ही पेट्रोल पर जाऊंगा। ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं रैकी पार्टियों के साथ अक्सर कश्मीर में आता जाता रहा हूँ। जब रात गहरी हो गई तो कमांडो नंबर 9 ने अपने देहाती लिबास के ऊपर कंबल की बुक्कल मारी, अपना वाहिद हथियार बड़ा कमानीदार चाकू कुर्ते के अंदर छुपाया और बोला, अगर मैं वापस ना आया तो कमांडर नंबर 8 मेरी जगह जाएगा। पेशगी सुराग रुसानी के बगैर पुल उड़ाने की कोशिश न करना। जिंदा रहा तो इस दुनिया में और शहीद हो गया तो दूसरी दुनिया में मुलाकात होगी। तो उस वक्त तक रब रखा। हमारी आंखों में पुरजोश आंसू लहराने लगे। हमारा साथी कोठरी से बाहर निकलकर बाग के अंधेरे में गुम हो गया। गफारा ये कहकर चला गया कि वो सुबह हमारे लिए चाय लेकर आएगा। मैं और कमांडर नंबर 8 कोठरी में अकेले रह गए थे। हमने इस वक्त बारी बारी आराम करने का फैसला किया और मैं कंबल में घुसकर सो गया। 2 घंटे बाद मेरे साथी ने मुझे जगा दिया। अब वो सो गया। मैं कोठरी के दरवाजे के बाहर छुप कर पहरा देने लगा। इस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। ठंड काफी बढ़ गई थी। कश्मीर के नीले आसमान पर सितारे चमक रहे थे। दूर पुल वाले पहाड़ के नशीब में गहरा अंधेरा छाया था। सिर्फ चोटी पर कहीं कहीं मदम से बल्ब जल रहे थे। सेब के दरख्त अंधेरे में तारीक लिबादे ओढ़े चुपचाप खड़े थे। मेरे पास भी सिर्फ एक ही चाकू था। अचानक पहाड़ की तरफ से एक रोशनी राउंड का फायर हुआ और वादी का एक हिस्सा रोशन हो गया। रोशनी राउंड के फायर होते ही मशीन गन की तड़तड़ा सुनाई देने लगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कहीं हमारा साथी शहीद तो ना हो गया होगा। ये ख्याल मेरे दिल में बार बार आने लगा। रोशनी राउंड आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते आते बुझ गया। पहाड़ी नशीब एक बार फिर तारीकी में डूब गया। हैवी मशीन गन की फायरिंग की आवाज भी रुक गई। मेरा साथी कमांडो नंबर 8 भी कोठरी से बाहर निकल आया।
یہ مشین گن کی فائرنگ تھی، دشمن کہیں نمبر 9 کو لوکیٹ نہ کر لیا ہو، خدا اس کی حفاظت کرے، میں نے آہستہ سے کہا۔ ہم دونوں چوکس ہو کر وہیں اندھیرے میں بیٹھ گئے اور سیب کے باغ میں اس راستے کو دیکھنے لگے جو نیچے وادی کی طرف جاتا تھا۔ اسی طرح 1 گھنٹہ گزر گیا۔ ہمارے ساتھی کو اب تک واپس آ جانا چاہیے تھا، لیکن اس کا حوالہ اندھیرے میں کوٹری کی طرف بڑھتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ پو پھٹنے لگی، آسمان پر صبح کا نور پھیل گیا۔ جو کمانڈو ریکی پر جاتے ہیں وہ صبح ہونے سے پہلے پہلے ہر حالت میں واپس آ جاتے ہیں۔ سیب کے باغ کے درخت اور ان کے بیچوں بیچ جاتا راستہ صاف نظر آنے لگا تھا۔ ہمارے کمانڈو نمبر 9 کا دور دور تک کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ میرا ساتھی کہنے لگا، کہیں وہ شہید تو نہ ہو گیا ہوگا، ہو سکتا ہے پکڑا گیا ہو، وہ بہادر کمانڈو ہے، مر جائے گا دشمن کو معلومات نہیں دے گا۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے وہ پہاڑی علاقے میں کہیں بھٹک گیا ہو۔ میرا ساتھی بولا، وہ اس تمام علاقے کو جانتا ہے، وہ بھٹک نہیں سکتا اور اسے ہر حالت میں صبح ہونے سے پہلے یہاں واپس آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں آیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ دشمن کے ہتھے چڑھ گیا ہے یا پھر وہ شہید ہو گیا ہے۔ ہم کوٹری میں جا کر بیٹھ گئے۔ غفارہ چائے کی کیتلی اور باکر خانیاں لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے جب سنا کہ ہمارا ساتھی کمانڈو ابھی تک واپس نہیں آیا تو وہ چائے کی کیتلی زمین پر رکھ کر بولا، رات فائرنگ کی آواز آئی تھی، یا اللہ اپنا فضل کرنا۔ غفارہ ایک تجربہ کار گائیڈ تھا، وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ریکی پر گیا ہوا کمانڈو اگر صبح ہونے سے پہلے پہلے واپس نہ آئے تو اس کا مطلب سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ غفارے نے جب اس اندیشے کا اظہار کیا کہ اگر وہ بھارتی فوج کے ہتھے لگ گیا ہے تو کہیں انڈین انٹروگیشن کی اذیت سے گھبرا کر سب کچھ بتا تو نہ دے، تو میرے ساتھی کمانڈو نمبر 8 نے کہا، وہ شیر کا بچہ ہے، پاک فوج کا کمانڈو ہے، مر جائے گا لیکن زبان نہیں کھولے گا، اور میں آج رات اس کی تلاش میں جاؤں گا۔ غفارے نے پیالیوں میں چائے انڈیلتے ہوئے کہا، تم اپنا ٹارگٹ کیوں نہیں مارتے؟ اگر تمہارے ساتھی کو انڈین فوج نے پکڑ لیا ہے تو تم اسے چھڑا نہیں سکو گے، ہو سکتا ہے تم بھی پکڑے جاؤ اور تمہارا مشن ادھورا ہی رہ جائے۔ اس کشمیری گائیڈ نے بڑی عقل مندی کی بات کی تھی، اگر وہاں پاک کمانڈو ریجمنٹ کا کوئی افیسر ہوتا تو وہ بھی ہمیں یہی مشورہ دیتا۔ میں نے غفارے کی تائید کی اور کہا، ہمیں پہلے ٹارگٹ پر حملہ کرنا چاہیے جو ہمارا سب سے بڑا مشن ہے۔ غفارہ کہنے لگا، تم لوگ دشمن کے علاقے میں ہو، یہ تمہارا اپنا علاقہ نہیں ہے، یہاں قدم قدم پر تمہارے لیے جان کا خطرہ ہے، تم یہاں زیادہ دیر تک نہیں رک سکتے، اسی لیے میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ اپنے ساتھی کو بھول جاؤ اور اپنے مشن کو سامنے رکھو۔ ہم خاموشی سے چائے پی رہے تھے، آخر یہی فیصلہ ہوا کہ ہم آج رات ٹارگٹ پر حملہ کریں گے۔ گائیڈ نے اس خدشے کا بھی ذکر کیا کہ اگر کمانڈو نمبر 9 پکڑ لیا گیا ہے تو یہاں انڈین فوج کی سرگرمیاں تیز ہو جائیں گی، بھارتی فوجی گاؤں گاؤں تلاشی لینے نکل کھڑی ہوگی، اس اعتبار سے بھی تم لوگ زیادہ دیر تک اس جگہ نہیں ٹھہر سکتے، تمہارے پکڑے جانے کا خطرہ رہے گا۔ ہم نے دن کا بیشتر حصہ باغ میں چھپ کر گزارا۔ ہمارا ساتھی کمانڈو ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ یا تو وہ پکڑا گیا ہے یا پھر شہید ہو گیا ہے، تیسری صورت کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ بھارتی فوج کے سپاہی پاک کمانڈو کی تلاشی میں کسی وقت بھی یہاں آ سکتے تھے، ہماری وجہ سے ہمارے گائیڈ پر بھی آفت نازل ہو سکتی تھی۔ بھارتی سپاہی اسے ہلاک کر کے اس کی بیٹی کو اغوا کر کے لے جا سکتے تھے۔ چنانچہ ہم اپنے مشن پر روانہ ہونے کے لیے رات کے اندھیرے کا بےتابی سے انتظار کرنے لگے تھے، اور خدا خدا کر کے دن غروب ہوا اور شام کا اندھیرا ہر سو پھیل گیا۔ ہم نے غفارے کی کوٹری میں چھپے ہوئے آپریشن کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ ہم نے چاقو، پستول، لائٹ مشین گن اور ڈائنامائٹ کے چھوٹے سلنڈر اپنی کمر کے گرد باندھ لیے۔ 3 سلنڈر میرے پاس تھے اور 3 سلنڈر میرے ساتھی کمانڈو کے پاس تھے۔ ہم نے نسواری رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، ہمارے رنگ سانولے تھے، اسی لیے چہرے پر کالک ملنے کی ضرورت نہیں تھی۔ غفارے نے بھی کالی چادر اوڑھ کر اس میں اپنا منہ اور سر چھپا لیا تھا۔ ہم تینوں نے اپنی اپنی گھڑیاں ملا لیں۔ 3 سلنڈر، ہینڈ گرنیڈ ہماری جیبوں میں پستول کے ساتھ پڑے تھے۔ جب رات آدھی گزر گئی تو میرے ساتھی کمانڈو نے کہا، کھانسی اور بات چیت بالکل بند، اب ہمیں کیڑے مکوڑوں کی طرح آگے بڑھنا ہوگا، اور وہ جب زمین پر چلتا ہے تو اس کی بھی آواز پیدا ہوتی ہے مگر ہماری آواز نہیں آنی چاہیے۔ غفارے نے ٹارگٹ تک ہماری رہنمائی کرنی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں اشاروں میں بات کروں گا، اشد ضرورت کے وقت صرف ہلکی سی سرگوشی کروں گا، جواب میں تم بالکل نہیں بولو گے، صرف اپنا سر ہلاؤ گے۔ ہم دشمن کے پیٹ میں جا رہے ہیں، دشمن کو احمق مت سمجھنا، اس نے ہمیں پکڑنے کے لیے جگہ جگہ پھندے لگا رکھے ہیں۔ دشمن بہت چلاک، ہوشیار اور ہمارا جانی دشمن ہے۔ آؤ اب اللہ کا نام لے کر چلتے ہیں۔ ہم کوٹری سے آگے پیچھے ہو کر نکلے اور رات کے اندھیرے اور گہری خاموشی میں سیب کے سنسان باغ میں سے گزرتے ہوئے شمال مغرب کی طرف ڈھلان پر ایک چھوٹی سی پگڈنڈی اترنے لگے۔
हमारा गाइड आगे आगे था, उसके पीछे कमांडो नंबर 8 और उसके पीछे मैं था। हम इस तरह कदम उठाते चल रहे थे कि हमारे जूतों की जरा सी भी आवाज पैदा नहीं हो रही थी। गफारा हमें ढलान से उतार कर एक घाटी में ले गया जहां छोटे छोटे बेशुमार पत्थर बिखरे पड़े थे। इन पत्थरों को पीछे छोड़ते हुए हम एक खुश पहाड़ी नाले में उतर गए। हम थोड़ा थोड़ा फासला डाले एक कतार में चल रहे थे। एक जगह नाले के ऊपर पत्थर का कटाव था। इस कटाव में से पानी रस रस कर नीचे गिर रहा था। हम पत्थर के किनारों को पकड़कर इस कटाव में आ गए। ये एक छोटा सा गार था। हम गार की दीवार में उगी हुई जंगली झाड़ियों के सहारे आगे बढ़ते चले गए। ये पहाड़ी के अंदर ही बहने वाला कोई गार नुमा नाला था। इसके 2-3 मोड़ मुड़कर बाहर निकले तो सामने एक ऊंचा सा खेत नजर आ रहा था। अंधेरे में खेत की फसल के टांडे हवा में हिल रहे थे। गफारा आहिस्ता से बैठ गया। हम भी वहीं फसल की ओट में बैठ गए। गाइड गफारे ने बहुत ही धीमी सांस ऐसी सरगोशी में कहा, तुम यहीं बैठो, मैं आगे देख कर आता हूँ। वो अंधेरे में कहीं गायब हो गया। हमें वहां अंधेरी रात के सन्नाटे में बैठे 10 मिनट गुजर गए तो मुझे ख्याल आया कि कहीं ये गफारा डबल गेम तो नहीं खेल रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दुश्मन से मिला हुआ है और हमें पकड़वाने वाला है। जब मैंने सरगोशी में अपने साथी कमांडो से इस खदशे का इजहार किया तो उसने सरगोशी ही में जवाब दिया, हमें इसके बारे में पूरी तरह यकीन दिलाया गया है कि वो हमारा आदमी है। वो पहले भी हमारे साथियों को गाइड कर चुका है। मैंने कहा, आखिर इंसान है, दुश्मन के मुल्क का बाशिंदा है, हो सकता है लालच में आकर डबल गेम खेल रहा हो। हम अपनी जगह से उठकर कुछ आगे आ गए। हमने अपने लंबे चाकू अपने हाथ में मजबूती से पकड़ रखे थे। फसल की दूसरी जानिब कुछ दरख्त थे जिसके पीछे पहाड़ी नशीब में बत्तियां झिलमिला रही थी। ये इंडियन फौज की छावनी की बत्तियां ही हो सकती थी। इतने में हमें सरसराहट की बड़ी कमजोर सी आवाज सुनाई दी। हम एकदम से ऊंधे लेट गए और चाकू अपने आप हमारे हाथों में सीधे हो गए। मैंने अंधेरे में गफारे को पहचान लिया। वो अकेला ही था। वो हमारे पास आकर बैठ गया और सरगोशी में बोला, तुम अपनी जगह से क्यों इधर उधर हटे हो? इस तरह तो तुम अपने साथ मुझे भी मरवाओगे। फिर उसने बताया कि आगे एक टेकरी के मोड़ पर ऊपर 4 भारतीय सिपाही पहरा दे रहे हैं और हमें अंधेरे में उनके नीचे से होकर गुजरना होगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। खबरदार, जरा सी भी आहट पैदा ना हो, मामूली सी भी आवाज ना आए, नहीं तो रोशनी राउंड के फायर के साथ ही मशीन गन का फायर हमें हमेशा की नींद सुला देगा। हम खामोशी से आगे सिरकने लगे। हम झुककर चल रहे थे। चाकू अभी तक हमारे हाथों ही में थे। दरख्तों से निकले तो आगे वो छोटी सी टेकरी आ गई जिस पर इंडियन फौज की पोस्ट थी। अंधेरे में ये जगह जरा सी उभरी हुई थी। ये इंडियन पोस्ट के बैंकर के सिवा और कुछ नहीं हो सकता था। हमें इस पोस्ट के नीचे से होकर गुजरना था। गफारे ने हमें लेट कर रेंगने का इशारा किया। हम तीनों जमीन पर लेट गए और सांप की तरह आगे रेंगने लगे। टीकरी की पोस्ट ज्यादा दूर नहीं थी। हम झाड़ियों से बचकर आगे बढ़ रहे थे क्योंकि झाड़ियों के साथ रगड़ से आवाज पैदा हो सकती थी। मुझे ये भी फिक्र लगी हुई थी कि अगर ये भारतीय फौजी चौकी है तो इसके 2-3 आदमी जरूर नीचे गश्त पर होंगे। मैंने चाकू मजबूती से पकड़ रखा था। अब जो हो सो हो। हम दुश्मन की दाढ़ी के ऐन नीचे पहुंच गए थे। हम किसी शदीद जख्मी सांप से भी कम रफ्तार से रेंग रहे थे। गफारा भी एक माहिर कमांडो का नमूना पेश कर रहा था। न जाने ये बेगरज कश्मीरी मुजाहिद कितनी बार हमारी आदमियों को लेकर इस पुल सिरात पर से गुजरा था। जब हम इंडियन पोस्ट के ऐन नीचे पहुंचे तो हमें इनकी बातें करने की आवाजें साफ सुनाई देने लगी। ये डोगरा सिपाही नहीं थे, खालस माझे के पंजाबी सिख लगते थे। अचानक एक इंडियन सेंट्री ने गाली देकर अपने साथी से कहा, ओए सरजन सिंह, तू दारू साथ नहीं लाया? हम अंधेरे में जमीन के साथ चिपक गए। हमने अपने सांस रोक रखे थे। ऊपर भारतीय सिख सेंट्री आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। जब उनकी आवाज जरा दूर होकर रुक गई तो हमने आगे सिरकना शुरू कर दिया। यहाँ ऊंची नीची जगह थी। बाईं तरफ एक गहरी खाई थी। जरा सी भी बेहतियाती से हम इस खाई में गिर सकते थे। हमें इस बात पर बड़ी हैरानी थी कि अभी तक कोई रोशनी राउंड का फायर नहीं हुआ था, वरना आधी रात के बाद अक्सर रोशनी राउंड के फायर होते ही रहते थे। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि हम में से कोई 1000 गज दूर ठक की आवाज के साथ एक रोशनी राउंड का फायर हुआ। हमने सर नीचे करके घास में छुपा लिए। मैंने थोड़ा सा सर उठाकर सामने देखा। सामने कुछ फासले पर मुझे एक पहाड़ी के दामन में कुछ भारतीय फौजी खड़े नजर आए। उसके साथ ही पहाड़ी की तरफ से सफेद रोशनी चमकी और फिर गिड़गिड़ाहट की आवाज वादी में गूंज उठी। ये मार्टर तोप का फायर था। रोशनी राउंड बुझ गया था। एक के बाद मार्टर का दूसरा फायर हुआ, फिर तीसरा। उसके बाद खामोशी छा गई। हमारे ऊपर वाली पोस्ट पर भी भारतीय सेंट्रियों में जैसे हलचल सी मच गई थी। एकदम से इस पोस्ट की हैवी मशीन गन ने भी तड़तड़ा गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कुछ राउंड फायर होने के बाद ये मशीन गन भी खामोश हो गई। हम इस तरह जमीन के साथ चिपके पड़े थे जैसे लाशें हों। हम में से कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। फिर मेरे आगे पड़े हुए कमांडो साथी ने
अपने पाँव से मेरे सर को आहिस्ता से दबाया। मैंने सर ऊपर उठा लिया। वो आगे सिरक रहा था, मैं भी उसके पीछे पीछे रेंगने लगा। हम काफी दूर तक इसी तरह झाड़ियों में रेंगते चले गए। आगे थोड़ी सी हमवार जगह आ गई। हमारा गाइड गफारा उठकर बैठ गया। उसने मुझे इशारा किया। हमने गर्दनें आगे करके नीचे देखा। नीचे कुछ फासले पर वो पुल नजर आ रहा था जो हमारा टारगेट था। ये इसका जनूबी हिस्सा था जहां से पुल शुरू होता था। वहां बिजली के 2-3 बल्ब खंभों पर रोशन थे। करीब ही 2 फौजी ट्रक खड़े थे। पुल के दरवाजे पर 2 भारतीय सेंट्री पहरा दे रहे थे और ऊपर एक पोस्ट बनी हुई थी। हमारे गाइड ने सरगोशी में कहा, ये वो पुल है जिसको तुम्हें उड़ाना है। यहाँ मेरा काम खत्म होता है, मैं वापस जा रहा हूँ। खुदा तुम्हारा हाफिज और नासिर हो। ये कहकर हमारे जवाब का इंतजार किए बगैर गफारा रेंगता हुआ दूसरी तरफ अंधेरे में गुम हो गया। गफारे का काम वाकई यहाँ आकर खत्म हो गया था। उसने हमें टारगेट पर पहुंचा दिया था। अब जो कुछ भी करना था हमें करना था। मेरा साथी गौर से नीचे देख रहा था। वो धीमी सरगोशी में बोला, हमें पीछे से होकर पुल के नाले में उतरना होगा। लगता है नाले में पानी खुश्क हो गया है। मैं भी पुल को देख रहा था। पुल काफी बड़ा था और दूसरे सिरे पर जो पोस्ट थी उसकी रोशनियां धुंधली सी नजर आ रही थी। हमें इस पुल को दोनों तरफ से उड़ाना था। मेरे साथी कमांडो ने अपनी घड़ी पर निगाह डाली और कहा, अभी दिन निकलने में काफी वक्त है और हमें जितनी जल्दी हो सके पुल के नाले में पहुंच जाना चाहिए। इस तरफ आओ। वहां से नीचे उतरने के बाद हमने रेंगने की बजाय झुककर चलना शुरू कर दिया। ये ढलान थी जो नीचे एक बल खाती सड़क पर से गुजरकर आगे नाले के नशीब में उतर गई। बल खाती छोटी सी सड़क साफ नजर आ रही थी। हम बड़ी फुर्ती और होशियारी से नीचे उतर रहे थे क्योंकि हम पोस्ट से दूर निकल आए थे। लेकिन मेरे दिल में गश्त करते भारतीय संतरियों का खतरा बराबर सर उठा रहा था। मगर वहां इतना मौका नहीं था कि मैं अपने साथी कमांडो से इस खतरे का इजहार करता। वो मुझसे 6-7 कदम आगे तेज तेज चला जा रहा था। हमारे इर्द गिर्द झाड़ियां ही झाड़ियां थी। हम कमांडोज की तरह झाड़ियों से टकराए बगैर गुजरते जा रहे थे। अचानक एक बार फिर रोशनी का राउंड फायर हुआ। ये रोशनी राउंड हमारे अकम में टीले की ढलान की दूसरी जानिब से फायर हुआ था। हम जहां थे वहीं दब से जमीन पर गिर पड़े और सर झाड़ियों के ओट में कर लिए। कुछ देर फजा रोशन रहने के बाद तारीख हो गई। इस दफा ना तो हैवी मशीन गन का फायर हुआ और ना मार्टन गन फायर हुई थी। हर तरफ एक बार फिर सन्नाटा छा गया तो हम आगे चल पड़े। अब नीचे छोटी सी पहाड़ी सड़क आ गई। हमें इस सड़क को पार करके उसकी दूसरी जानिब नशीब में जाना था। सड़क पर कोई सेंट्री वगैरह नजर नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ कोई खुफिया पोस्ट भी हो सकती थी। मेरे साथी ने सरगोशी की मुमकिन है दुश्मन ने यहाँ कोई पोस्ट बनाई हुई हो, लेकिन बिजली के 2 खंभों के दरमियान यही एक जगह है जहां से हमें सड़क पार करनी है। हम ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते, जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह का नाम लेकर मेरे पीछे आओ। हम बैठकर उतराई उतरने लगे। जब हम ऐन सड़क के करीब पहुंचे तो मेरे पांव से लगकर एक छोटा सा पत्थर नीचे सड़क पर लुढ़क गया। रात के सन्नाटे में इसकी आवाज काफी पैदा हुई और हम वहीं जमकर बैठ गए।